धन्यवाद रोहित जी। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। धन्यवाद रोहित जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी और इस माध्यम से जुड़े हुए अमेरिका से जुड़े हुए विनय भारद्वाज जी, यूएस से ही निकेत सेठी जी, कनाडा से प्रफुल्ल लखानी जी, उत्तर प्रदेश से विल्टन सिंह जी, एसएस सिंह जी, एसएस वर्मा जी, एसके वर्मा जी, सुषमा त्रिपाठी जी, सुषमा मौर्य जी और मेरे सभी सम्मानित साथी प्रवक्तागण जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और मोदी फॉर पीएम संगठन के जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जो भी लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी का मैं अभिवादन करता हूं। देखिए, जैसे शास्त्री जी ने कहा, ये हर्ष का विषय है, पर मेरा मानना है आज हम जब आए हैं तो हर्ष तो है, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आए हैं उन्होंने उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक, यानी उत्तराखंड से लेकर मणिपुर तक, गंगोत्री से लेकर संगम तक, गंगोत्री जमुनोत्री से लेकर संगम तक और गंगा जमुना से लेके यानी उत्तर प्रदेश से लेके गोमांतक यानी गोवा तक चतुर्दिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आप लोगों जैसे जो सहयोगी संगठन जिनकी शुभेच्छाएं और जिनका निस्वार्थ सहयोग सदा सर्वदा प्राप्त होता रहा है, उन सब की मेहनत सफल हुई है और चतुर्दिक कमल खिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, जिसको लेकर आप सभी लोग बहुत मेहनत के साथ बहुत लंबे समय से, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर से बैठकर कार्य करना हो, देश के किसी अन्य स्थान से बैठकर कार्य करना हो अथवा विदेश में बैठ के सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करना हो, आप सभी ने इस महाअभियान में अपना बहुत अप्रतिम सहयोग दिया है। इसके लिए मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। मगर मैं यह भी कहना चाहूंगा, जो हमारे लिए जितना हर्ष का विषय है उतना ही उत्तरदायित्व का विषय है। If this is an instance of happiness and pleasure for us, this is also onus and responsibility for us. क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट जब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है और हम सभी ने बात सुनी कि 37 साल के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है 1984 के बाद, कि जब 85 के बाद जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला। मैं थोड़ा इसमें और व्याख्या कर दूं, शास्त्री जी पुराने उत्तर प्रदेश के, हमें पता होगा, व्यवहारिक दृष्टि से 1962 के बाद ये मौका है, क्योंकि 62 के बाद 67 में चुनाव हुआ, वो गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई। 67 के बाद एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया था, उस समय के जो मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव हार गए थे। फिर 73 में वो गवर्नमेंट आई, मगर 67 में माइनॉरिटी में थी, 73 में भी वो गवर्नमेंट यथावत रिपीट नहीं हुई। 77 में जनता पार्टी की सरकार आ गई, 80 में फिर कांग्रेस लौट के आ गई और जो 85 का फरवरी मार्च का चुनाव था, जो इंदिरा जी की हत्या के बाद के समय में हुआ था, बस उसको अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो व्यवहारिक दृष्टि से 1962 के बाद 60 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब कोई सरकार दोबारा रिपीट हुई है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा तो जब से गठित हुई है 1937 से, तब से कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी ने 5 साल, ब्रिटिश टाइम्स 5 साल तक पूरा किया हो और उसके बाद दोबारा रिपीट हुए हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्य हुआ है, जिसमें आप सभी का सहयोग प्राप्त। देखिए, आपने अपने अलग अलग तरीकों से जो सहयोग दिया है, इसके लिए वो बड़ा प्रख्यात जो पुराना उदाहरण है कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो एक गिलहरी भी अपने पीठ के ऊपर बालू के कण ले जाकर, थोड़ी मिट्टी ले जाकर वहां पर गिराती थी। तो लोग कहते थे कि साहब इससे क्या हो रहा है। किसी ने पूछा तो उसने कहा कि इसमें महत्व इसका नहीं है कि हम कितना योगदान कर पा रहे हैं, महत्व इसका है कि भगवान राम के इस कार्य में हमारा भी योगदान हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि आप सभी लोगों ने उसी श्रद्धा भाव से, उसी शुद्ध भाव से, उसी भक्ति भाव से
कार्य किया है। जो तुलसीदास जी ने कहा था ना, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तो आप लोगों ने कोई विश्राम नहीं लिया है। परंतु आगे भी मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हमारा लक्ष्य सॉल्व नहीं हुआ है, ये तो हम एक कदम और आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने के पहले जो वातावरण था, लॉ एंड ऑर्डर, विकास, ईमानदारी, भ्रष्टाचार की अधिकता, ये सारी चीजों पर बहुत सारा प्रश्न चिन्ह था। इन 5 वर्षों में तमाम प्रश्न निर्मूल हुए हैं। अब आगे आप समझिएगा, विकास, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट से लेकर अभी अभी सरकार ने आने के बाद अपना पहला निर्णय क्या लिया कि 3 महीने के लिए गरीबों को जो राशन की सुविधा थी उसे और 3 माह के लिए बढ़ाया है। यानी गरीब और अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को साथ में लेकर हम आगे बढ़ें और ऊंचाइयों पर भी पहुंचेंगे। तो एक्सप्रेसवे भी बन रहे हैं, जहाज भी बनेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री भी बनेगी, जेवर का एयरपोर्ट भी बनेगा, फिल्म सिटी भी बनेगी। उत्तर प्रदेश एक नया स्वरूप लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगले 5 वर्षों में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की एक बदली हुई तस्वीर होगी। पिछली बार हमने उसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया था, अब हम यह आशा करेंगे कि इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। यहां एक और बात भी कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल और कल्चरल, यानी वैचारिक और एक सांस्कृतिक विचार भी निरंतर था, क्योंकि हमने सिर्फ विकास के पथ पर ही प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाया है, हमने वैभव के पथ पर ही आगे नहीं बढ़ाया है, हमने गौरव के पथ पर भी आगे बढ़ाया। वो गीत बहुत चला था, आप सबने सुना होगा ना, कि अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा दे। परंतु मैं इसमें एक रोचक तथ्य भी आपको बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम जब देश के सेंटर में, हार्टलैंड में आके बैठते हैं, तो दूर दराज के क्षेत्रों के साथ हमारा उस ढंग का सामंजस्य और संपर्क नहीं रह जाता है। यही उत्तर प्रदेश के साथ मणिपुर का भी चुनाव हुआ। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, निश्चित रूप से शास्त्री जी को तो पता होगा, कि मणिपुर का भी उत्तर प्रदेश से बड़ा गहरा संबंध है, प्राचीन काल से। मणिपुर भारत के उन क्षेत्रों में से एक है जिसका वही प्राचीन कालीन नाम है जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में था। महाभारत में मणिपुर का उल्लेख है और मणिपुर के नाम से ही उल्लेख है। और संबंध क्या था कि पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आज के उत्तर प्रदेश में थी, मेरठ के पास। भगवान कृष्ण की भूमि, जन्मभूमि मथुरा आज के उत्तर प्रदेश में है। मणिपुर में जब अर्जुन अज्ञातवास में थे तो वहां की एक राजकुमारी चित्रांगदा से उनका प्रेम हुआ था। तो वहां के राजा ने यह शर्त रखी थी कि मैं एक ही शर्त पर आपसे विवाह करूंगा अपनी पुत्री का, कि इससे होने वाला पुत्र यहीं रहकर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, चूंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है, पुत्र ही है। तो उन्होंने चित्रांगदा से विवाह किया और अर्जुन का एक पुत्र था बब्रुवाहन, जो मणिपुर का राजा रहा। वो एक अलग कहानी है, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि बाद में युद्ध भी हुआ था और अर्जुन को उसने परास्त भी किया था। यह मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि महाभारत काल के में अर्जुन का एक पुत्र मणिपुर का राजा था और वो मणिपुर आज तक था। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि यदि हम ये कहते हैं कि हमारा वैचारिक आधार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, तो संस्कृति के सूत्रों के द्वारा ये देश के भिन्न भिन्न हिस्से किस प्रकार आपस में संबद्ध हैं वह हमें दिखाई पड़ता है। और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं उसका एक केंद्र बिंदु बन रहा था। उत्तर प्रदेश उसका एक नए स्वरूप, जिसे कहते हैं कि मॉडर्न वे में भी उभर कर सामने आ रहा था कि हमें मॉडर्निटी पे भी आगे बढ़ना है। और जो हमारे सांस्कृतिक राजधानी काशी हो या अयोध्या हो या मथुरा हो, कुंभ में आपने देखा कितना सुंदर आयोजन हुआ था, तो यह भी भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना हो, तो हमने सब सांस्कृतिक स्वरूपों को भी आगे बढ़ाया था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, कर्मठता के साथ काम किया है। अब आगे राष्ट्र एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, एक नई अंगड़ाई लेते हुए यह राष्ट्र आगे बढ़ेगा। क्योंकि राष्ट्र क्यों कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा, आपको याद हो क्या कहा उन्होंने, कि 2019 जब हम जीते थे तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक कहते थे इसमें कौन सी खास बात है, ये तो 2017 के उत्तर प्रदेश की जीत के साथ ही तय हो गया था। तो मैं कहूंगा तय कि अब 2022 की जीत ने भी कहीं ना कहीं 2024 के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यानी भारत का मार्ग क्या है यह द्रष्टव्य
हमें 2022 का चुनाव दर्शाता है। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन of 2024 general election that in what way and in which direction the feeling and sentiment of the people are going to be. So what I am trying to say कि 2014 में भारत के क्षितिज पर एक अरुणिमा की लाली उभरी थी, 2019 में वो प्रखरता के साथ आगे बढ़ी, उसी प्रकार 2017 में उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर अरुणिमा की लाली उभरी थी। अब 2022 में उसका आदित्य अर्थात सूर्य प्रखरता के साथ उभरता नजर आ रहा है। इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि अरुण गगन पर महाप्रगति का, अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई, सोया हिंदुस्तान उठा। तो इससे आप सिर्फ ये समझ सकते हैं कि आगे अभी हमें बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। यदि वह अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आगे नहीं बढ़ेगा तो आप कैसे समझ सकते हैं कि पूरा भारत अपने उस मुकाम को हासिल कर पाएगा जो मोदी जी ने अपने विजन में रखा है। क्योंकि यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, यानी 75वां वर्ष। स्वतंत्रता आंदोलन के भिन्न भिन्न स्तरों पर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो हम यह भी देखेंगे कि अमृत महोत्सव से लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है अमृत काल तक, यानी 100 वर्ष जब पूरे होंगे, अगले 25 वर्ष में भारत को जगत गुरु की स्थिति तक पहुंचाना है। और मैं मानता हूं कि यह अमृत महोत्सव के वर्ष में जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसने कहीं ना कहीं उसी का मार्ग प्रशस्त किया है। जैसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था, उसका सबसे बड़ा बैटलफील्ड आज के यूपी में ही था, मतलब उसका सबसे बड़ा हिस्सा, और उसी ने आगे जाके मार्ग प्रशस्त किया। 1947 में हम लोग आजाद हुए और एक नया स्वरूप उभर के सामने आया। तो मैं मानता हूं आज भी यह कहीं ना कहीं नियति का संकेत है। और उस संकेत के साथ जो यह बात भी मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हमने काशी विश्वनाथ को भी उभरते देखा, अयोध्या को भी उभरते देखा। और आप कहेंगे किस प्रकार का संकेत देता है, तो संक्षेप में सिर्फ बताना चाहता हूं, अगर हम कह रहे थे कि अयोध्या भी सजाई है और काशी भी सजाई है, तो ये कोई हम ऐसे नहीं कह रहे थे कि कोई भावनात्मक आधार पर, इसके गहरे अर्थ हैं। क्योंकि जब आप काशी विश्वनाथ में श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो आपका श्रद्धा का वह केंद्र बिंदु उत्तर में अमरनाथ से जुड़ता है, दक्षिण में रामेश्वरम से जुड़ता है, पश्चिम में सोमनाथ से जुड़ता है, पूर्व में मल्लिकार्जुन से जुड़ता है, तो काठमांडू के पशुपतिनाथ से भी जुड़ता है, और पाकिस्तान के कटास राज्य से भी जुड़ता है। तो यह वृहद जो सांस्कृतिक चेतना है, वृहद राष्ट्रीय चेतना के साथ अविभाज्य रूप से हम जुड़ जाते हैं। We become the integral part of the vast Indian consciousness by just bowing our head in काशी विश्वनाथ। और वो मैंने जो पिछली बार भी बोला था कि सबसे बड़ी जो 21st सेंचुरी की डिस्कवरी हुई है वो हुई है सन लेबोरेटरी में, यूरोप में, गॉड पार्टिकल। और उसकी लॉबी में जाइए तो वहां नटराज की यानी तांडव करते हुए शिव की मूर्ति है। क्योंकि बहुत बड़े जो साइंटिस्ट हैं, कार्ल सेगन, उन्होंने कहा है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। तो हम वहां तक से जुड़ जाते। इसलिए काशी का कॉरिडोर सिर्फ एक धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विराटता से लेके वैज्ञानिक महानता तक सभी जगह हमारा बिंदु जोड़ देता है। वहीं अगर हम अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि श्रेष्ठतम मानवीय मूल्य अगर किसी एक चरित्र में देखते हैं तो भगवान राम के चरित्र में, जो कि दुनिया का इतिहास भरा पड़ा इस उदाहरण से कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठता है, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठता है। उसके कंट्रास्ट में जो लोग भगवान ना भी मानते हो वो भी अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि पिता के एक वचन पे जंगल जाने का और भाइयों के लिए खड़ाऊ रख के शासन करने का उदाहरण कितना श्रेष्ठ है। दिस इज द पिनाकल ऑफ मोस्ट प्रोफाउंड ह्यूमन वैल्यूज इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। तो ये उसका भी प्रतीक बन के उभरेगा। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि जो कुछ परिवर्तन हुआ है वो एक बड़ा परिवर्तन है। आगे भी आप इसमें अपनी भूमिका सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाएं और मैं चाहूंगा कि आप निरंतर जुड़े रहें और इस विचार पर कि कभी शांत होकर बैठने का प्रयास न करें कि अब जो अचीव करना था कर लिया। आप सोचिए कि अभी तो हमने पहला कदम रखा था, दूसरा कदम मिला है और आगे लंबी यात्रा करनी है। वो
रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है, पहले एक हिंदी में कह देता हूं कि जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह न। या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है ऑलमोस्ट इसी भाव की, इंग्लिश में, कि woods are lonely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो फिर एक बार अंत में आप सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए, जिसने कि आप सब ने इस महान विजय में अपना योगदान दिया, और यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि अब राष्ट्र निर्माण का जो महायज्ञ है, इसमें आपकी आहुति, आपके कार्य की आहुति, आपकी समिधा, आपका योगदान निरंतर बनता रहेगा, और भारतीय संस्कृति की वो श्रेष्ठता की ज्वाला सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए आप सभी के प्रयासों से, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में हो, आप सतत योगदान देते रहेंगे। जो लोग भारत के बाहर से बैठे हैं, उनके लिए भी एक पंक्ति कह देता हूं कि यद्यपि सब जग का हित चिंतन सबको आवश्यक है, किंतु व्यक्ति पर सबसे पहले देश जाति का हक है। पैदा कर जिस देश धर्म ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उर्ण प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन साथ। धन्यवाद।